आज इंटरव्यू पे मैक्रो लेवल पे बातचीत और थंबनेल और ये टाइटल ये सब यूपीपीसी मेंस सॉरी इंटरव्यू 2024 में टॉप कैसे करें। कुछ लोगों को देख करके ना भीतर से या तो वितृष्णा का भाव जागेगा या हंसी का, बट सच ये है कि इंटरव्यू एक्चुअली एक इनर व्यू है, ठीक। और आपकी परीक्षा का सबसे छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत डेलिकेट ही चरण है और इसमें किसी को कुछ नहीं समझता कि मार्क्स क्यों कम आए, क्यों ज़्यादा आए। एक चीज़ लेकिन है कि आपके व्यक्तित्व में कुछ सर्टेन अगर ट्रेट्स हैं तो आपके मार्क्स से ज़्यादा पाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अपना उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि फिर इससे आत्मोग्धता की बदबू आती है, बट जितने भी लोग हैं आपके आसपास उसमें से कुछ लोगों को आप उठाओ जिनके अक्रॉस दी करियर, चाहे वो किसी काम के लिए इंटरव्यू रहा हो, यूपीएससी यूपीपीसी जैसे प्रतिष्ठित, जैसे मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं सब मिला करके, उसमें यूपीएससी भी शामिल है, यूपीपीसीएस भी है, बाकी परीक्षाएं भी। तो अब के साथ सेशन में आने के पहले सिर्फ मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा क्या है जो मुझे भी नर्वस करता है इंटरव्यू के पहले, उतना ही जितना एक बाकी विद्यार्थी को, फिर हाईएस्ट आ जाता है उस पूरे पैनल का या उस पूरे एग्जाम का। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आलसी आदमी हूँ, ठीक ठाक आलसी हूँ, इंटरव्यू के लिए कभी कुछ तैयारी नहीं की। अगर तैयारी की तो एक ही चीज़ की, वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर के अलावा मार्क्स भी बहुत लिमिटेड दिए। यहाँ तक लापरवाह हूँ कि जो लोग नए सूट बूट सिलवाते हैं, मैंने अपने पुराने इंटरव्यू के ही कपड़ों से काम चलाया। इस यूपीएससी के इंटरव्यू में बेल्ट लगाना भी भूल गया था, फिर भी कॉन्फिडेंस पे ज़रा भी असर नहीं पड़ा। यूपीपीसीएस के टाइम पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी, यानी कि एक साधारण दिन जैसी ही मेरी एक्टिविटीज़ रही। तो अगर जो है जिस एजेंडे पे हमें बात करनी है उसको मैं पहले एक बार समराइज अगर कर दूं, फिर एक एक करके हम क्रोनोलॉजी में बात करेंगे। लिख के लाया हूँ कि किन किन मुद्दों पे बात करनी है। पहला तो है कि इंटरव्यू क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा है यूपीपीसीएस इंटरव्यू का महत्व कितना, खासकर तब जब 100 ही मार्क्स का है। कुछ लोगों को तो लगता होगा इंटरव्यू का जो चरण है वो तो कुछ वैसे है जैसे एथिक्स मान लेते हैं, हाँ हाँ वो तो 4 परिभाषा याद कर लेंगे हो जाएगा। निबंध मान लेते हैं, हाँ ठीक है ना, उसमें 4 कविताएं ठेल देंगे, पेस्टल फॉर्म में इकोनॉमी सोसाइटी पॉलिटी लिख देंगे हो जाएगा। तो जोड़ तोड़ की गठबंधन की जो आपका फार्मूला है यहाँ भी फेल हो जाएगा। और 100 मार्क्स महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको 40 मिल जाएगा तो या तो रेस से बाहर हो जाएंगे या बहुत सड़ी हुई सस्ती पोस्ट मिलेंगी। फिर से एग्ज़ाम देना, फिर से रिपीट करना, फिर से इम्प्रूव करना, उसी विशेष साइकिल में फंसे रहोगे। दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनके 10-20 नंबर कम पड़ रहे होंगे बट उनको 40 के बजाय 70 मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा, जो लगभग हाईएस्ट होता है। तो महत्वपूर्ण है, ठीक। एक एक मार्क्स से 10-10 रैंक बदलते हैं। अगला सवाल है जिस पे बात करेंगे, अभी किन किन मुद्दों पे बात करना वो बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम बात करेंगे और अंत में आपके सवाल। फुर्सत से आए हो ना, धैर्य से, इसलिए कहा था समय लेके आना, एक उम्र जितनी समय लेके आना। लेके आए हो ना? जी सर। यस सर। ठीक है, फिर कोई जल्दी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। मैं भी 0.75 की स्पीड में बात कर रहा हूँ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। तो इंटरव्यू की तैयारी कब करें, ये भी एक प्रश्न है। मन में उठेगा मेंस के बाद, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जवाब है ना बाबा। तो पहले जवाब है हाँ, उस पर भी बात करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अब कब करें के बाद कैसे करें, तो इसमें भी बात करेंगे। यूपीएससी वर्सेस यूपीपीसीएस में। फिर
हम आपके लिए क्या करेंगे, मैं और मेरे साथ के जो कुछ लोग हैं, उसमें हम 3 चीज़ें करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ, जब हम कह रहा हूँ, तो उसमें मैं तो हूँ ही। इंटरव्यू में जिनके भी बहुत अच्छे मार्क्स, कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हो पाया, कुछ ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स, तो उनके साथ बैठ करके 3 लेवल पे काम करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी, ताकि आप इंटरव्यू के लायक एक बेहतर कैंडिडेट बन पाएँ। रिसोर्सेस, नोट्स नहीं, इंटरव्यू में नोट्स नहीं काम आता। और जो लोग, कुछ लोग, ट्रांसक्रिप्ट का बड़ा भयंकर माहौल रहता है। जब इंटरव्यू हो रहे होते हैं उस समय थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट हेल्प करता है, जो कि किस प्रकार से कौन सा मेंबर कैसा प्रश्न पूछ रहा है। पहले के ट्रांसक्रिप्ट जब ऑप्शनल वगैरह थे तो बहुत मदद करते थे, और अभी उतना मदद ऐसे एज सच होगा नहीं यूपीपीसीएस में। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कारण है, डैफ जैसा सिस्टम है नहीं। एवरीवन इज न्यू एंड यूनिक फॉर देम। डैफ में क्या होता था कि कोई पूर्वांचल का है तो पूर्वांचल से सवाल बन सकता था, कोई हिंदी लिटरेचर वाला है तो उससे सवाल बन सकता था। अभी ऐसी स्थिति है नहीं। कई बार उनको पता ही नहीं चल पाता है तुम नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताना पड़ता है। कई बार उनको पता ही नहीं चल पाता है कि तुम रहते कहाँ हो, कहाँ से हो, बताना पड़ता है, अगर वो पूछे ना तो। क्योंकि उनके लिए भी निर्देश है कि पर्सनल आइडेंटिटी पर आप बात नहीं करेंगे। टोकन सिस्टम है यूपीपीसीएस में। ठान के गया था मैं कि मुझे बताना है अपने बारे में, ताकि उस विशेषता से मुझे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए, तो बता के आया। क्योंकि उस तरह से अभी बताएंगे, मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, बट वो मैनिपुलेशन ओढ़ा हुआ, छद्म, जबरदस्ती का और बहुत कृत्रिम नहीं लगना चाहिए। वो मैनिपुलेशन बहुत स्मार्ट, बहुत ऑर्गेनिक हो नहीं लगना चाहिए, उनसे ज़्यादा स्मार्ट। और एक कहावत कही जाती है इंटरव्यू के बारे में, अगर आपका इंटरव्यू होगा तो शायद ख़राब हो जाए, लेकिन आप अगर अपने इंटरव्यू को रेगुलेट कर पाएंगे, किस तरह से बातें होंगी, किस तरफ इंटरव्यू जाएगा, तो आप निश्चित तौर पे जीतेंगे। मतलब अपनी पिच पर अगर खेलेंगे तो जीतेंगे, उनकी पिच पे खेलेंगे तो दोनों हो सकता है। अंत में आपके सवाल। ठीक, शुरू करते हैं। इंटरव्यू क्यों महत्वपूर्ण है, पहले सवाल का जवाब बोलो। तो पहला सवाल, इंटरव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभिमन्यु सारे चक्र व्यूह को तोड़ करके एग्जिट पॉइंट पे पहुंचते, मारे जाते। सिर्फ एक विद्या नहीं आती थी उनको, सिर्फ एक ही भेदन नहीं कर पाए। तो अगर ये चक्रव्यूह का अंतिम संरचना समझी जाए, अंतिम दरवाज़ा समझा जाए, तो इसका भी तो आपको मंत्र आना ही चाहिए, नहीं तो शहीद हो जाओगे। और प्रीलिम पास किया बहुत पढ़ के, बहुत मेहनत करके, मेंस पास किया बहुत मेहनत करके, अब यहाँ पे 10 मार्क्स 5 मार्क्स से ख़राब पोस्ट मिले या बाहर हो जाओ, वो अच्छा नहीं लगता। और फिर औरों से निर्णायक बढ़त भी तो लेनी है ना, इसका मामला। दूसरा, ये मामला सिर्फ क्वालिफाई करने का, मार्क्स का ही नहीं है, ये मामला खुद के व्यक्तित्व को भी तो साबित करना है। कुछ लोग कहेंगे कि 15 मिनट में, 20 मिनट में। यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जनरली, जैसे मेरा यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जो चला बोर्ड्स में, वो कुछ 25 मिनट था। यूपीपीसीएस में मेरा इंटरव्यू 45 मिनट चला, जबकि मैं लास्ट कैंडिडेट था शुक्ला सर के बोर्ड में। आपका इंटरव्यू जनरली यूपीपीसीएस में चलेगा 12 मिनट से लेकर के, 10-12 मिनट से लेकर के 25 मिनट के बीच। ठीक, तो अब सवाल ये उठ सकता है कि 25 मिनट में ऐसा क्या ही वो परख लेंगे आपके व्यक्तित्व में, जिसके आधार पे वो निर्णय करेंगे आपके करियर का। तो इसका जवाब है, उस 25 मिनट में आप ऐसा कोई गोबर ना करें, ऐसा कुछ भी ना उनको परखने दें जिससे आपका वो करियर खराब कर दे। 25 मिनट में वो आपको महान या बुरा आके बात अलग है, आप उनको महान दिखाओ उस 25 मिनट। योर पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट जो भी आपके एट्रीब्यूट हैं जो प्रशासन के लिए जरूरी है, एक अधिकारी के लिए और एक अच्छे नागरिक के तौर पे जरूरी है। तो इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वो 25 मिनट आपके जीवन बदल सकते हैं, वो 25 मिनट 15-20 मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकते हैं।
वो 25 मिनट आपको रैंक बेहतर दिला सकते हैं या आपको बाहर भी करवा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेरी क्रूशियल। अंत भले का भला होता है इससे। दूसरा, यूपीपीसीएस इंटरव्यू का महत्व क्या, जब 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का ही है, तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ भाई। रिजर्व लिस्ट में 4-5 मार्क्स और होता तो हो जाता, वो तो छोड़ ही दो। एक एक मार्क्स कितने महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैकेंसी निकालते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का, हर साल 40 पद होते थे, इस साल उसने सिर्फ 20 पोस्ट निकाला। तो एक एक मार्क्स आपके 942 वालों को लिया, मुझे 939 को नहीं लिया, 941 को लिया, 939 को नहीं लिया। एक एक मार्क्स आपके जीवन में कहीं भी किसी भी वक्त, हालांकि कुछ पीसीयू ने बुलाया लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं, मैं उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हूँ तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए नायब तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर में से आपको कुछ भी मिल जाएगा। नायब तहसीलदार से कोई छोटी पोस्ट है क्या इस पीसीएस में? नहीं। डेप्यूटी जेलर। अच्छा, डिप्टी जेलर है क्या? तो एक सलाह मेरी और भी आप लोगों को है, जो लोग भी महत्वाकांक्षी हैं वो एक गलती ना करें। जैसे मैंने 4-5 पद ही भरा था, 4 पद भरा था, मुझे नहीं चाहिए थे बाकी, ठीक है, यूपीपीसीएस में। आप लोग अगर चाहें तो सारे पद भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप कोई नौकरी कर भी रहे हैं और आपको बाद में आप तय करिए कि आपको करना है नहीं करना है। कई बार मामला ये भी हो जाता है ना कि आपको मान लो पढ़ाना भी है या कुछ और करना है, तो लेजिटिमेसी के लिए अदरवाइज पता लगता है कि किसी भी पद पर किसी का हो गया और फिर वो पीसीएस सेलेक्टेड लिखता है और फिर आपको लगता है कि अगर मैंने भरा होता, भले छोड़ दिया होता। एक अनएथिकल भी है कि फिर वो लोग जो एक्चुअली में जिन ज़रूरतमंद है उनको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि आप ले लेते हैं बाद में, आप छोड़ते हैं तो अगले साल काउंट होता है। आप लोग तय कर लीजिए अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से, कि आपको छोटे पद चाहिए नहीं चाहिए, या अगर आपको छोड़ना है किसी ज़रूरतमंद के हक में तो क्या है। बट इस पर विचार कर लीजिएगा, क्योंकि मामला ऐसा है कि बाद में फिर थोड़ा सा लगता है ओह करना चाहिए था। तो एक तो ये। दूसरा, अगला मतलब तीसरा बिंदु, इंटरव्यू की तैयारी कब करें। तो बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, मठाधीश मतलब कोचिंग में भी कुछ मठाधीश होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, गाइडेंस के लिए बहुत ही शानदार होते हैं, कुछ रील की फैक्ट्री होते हैं, ठीक। उनकी इंटरव्यू लेने का उद्देश्य, मॉक इंटरव्यू लेने का उद्देश्य रील बनाना होता है। तो मैं कहूँगा आपको कि उन सोशल मीडिया की बातों को और यूट्यूब की बातों को सीरियसली लो मत, और ना ही लो। अगर लेना ही है सीरियसली तो कुछ बहुत जेन्युइन कैंडिडेट के मॉक देख सकते हो। हम तो आपको मॉक कराएंगे ही, 1-2 जगह आपको और रेफर करेंगे अगर यूपीपीसीएस के लिए मॉक करवाएंगे तो। वहाँ नहीं देना है जहाँ पे रील बनती है, ठीक है, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट तो वहाँ दे देना। अदरवाइज अपने एडमेत्रे के जो स्टूडेंट्स, भागीरथ प्लस के जो स्टूडेंट, उनके लिए मॉक कंडक्ट करेंगे। बाकियों के बारे में बाद में सोचेंगे, नहीं गारंटी दे सकते क्योंकि बाकी ऑफिसर जो हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं वो उपलब्ध रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉपर 2 से 3 मॉक एक स्टूडेंट का अरेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये तय कर लेते हैं इंटरव्यू की तैयारी कब करें। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू प्रीलिम के साथ ही शुरू हो जाता है। एक्चुअली इंटरव्यू की तैयारी करनी नहीं पड़ती, एक्चुअली वो प्रीलिम के साथ अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने सिलेबस पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने एनालिसिस करना शुरू किया, जैसे ही आपसे सवाल पूछा गया मेंस में, ऐसा सवाल पूछा नहीं गया बट हाइपोथेटिकली, कि रसियन तेल, रसियन ऑयल परचेज करना भारत के लिए कहाँ तक उचित है। आप चाय के टफरी वाले की तरह मान लो इंटरव्यू में ही सवाल पूछ जाए, जो बहुत ऑब्वियस है, पूछा ही जाएगा, किसी न किसी से पूछेंगे, इस पे ये सवाल बनेगा ही बनेगा। अब इस पे पूछ ले तो हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, अपने नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो पहली चीज़ तो जजमेंटल अगर आप हैं तो छोड़ दीजिए, और एनालिटिकल हैं, बहुत अच्छी बात है। एनालिटिकल होने का मतलब ये नहीं गोल गोल आलू जैसा जवाब देना है, स्टैंड लेना है। मुझे याद है कि आपको 3 किस्से सुनाऊंगा। एक किस्सा है विकास सर का, विकास देवीकीर्ति सर का, जिन्होंने मुझे कहा था मॉक में कि वो हिस्सा कहोगे तो रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास, मैं आपके लिए कुछ मेरे मॉक की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी टॉपर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट चूंकि मेरे बहुत स्कोर रहे इंटरव्यू में तो उससे शायद आपको हेल्प मिले कि स्टैंड या कॉन्फिडेंस किस तरीके से होता है कैमरे के सामने स्पेशली बैठ करके।
तो उन्होंने कहा था जिस तरह से तुम स्टैंड लेते हो एनालाइज करने के बाद में, ये आपको 200 पार ले जा सकता है। HK सिंह के बोर्ड में, क्या नाम उनका, HP सिंह, यूपीपीसीएस में जो है, उनकी एक बात बताऊंगा आपको, और रियल इंटरव्यू यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का जो है उसकी एक बात बताऊंगा कि स्टैंड अगर लेना ही है, एक की तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बाकी 2 की तो आयोग की है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। स्टैंड अगर लेना भी पड़े तो स्टैंड किस तरह से लेना है? स्टैंड ये नहीं लेना है कि इदम सत्यम, और ये भी नहीं करना है कि सब स्यादवाद है, एकादशत प्रबोधा वदंती, वो भी नहीं कहना है। नहीं तो उससे आपका कन्विक्शन, आपका प्रशासनिक कौशल नहीं समझ में आएगा। करना क्या है? एनालिटिकल तो होना है, स्टैंड भी लेना है, लेकिन वो स्टैंड मूर्खों के अति आत्मविश्वास से ज़्यादा एक नॉलेज्ड, एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड कॉन्फिडेंस की तरह नजर आए। वैसा कैसे होगा, पर्याप्त चर्चा करके बात करेंगे इस पर। तो तैयारी कब करें? फिर से वही सवाल। तैयारी प्रीलिम के साथ ही शुरू हो गई। फिलहाल जिन लोगों ने भी मेंस दिया है उन सब के, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मेंस का सिलेबस एग्जाम हॉल में देखा है, उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने प्रक्रिया का पालन किया है, दे फॉलोड द प्रोसेस, उनकी बात कर रहा। जिन्होंने प्रक्रिया का पालन किया है उनके लिए ये जो समय चल रहा है ना, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के प्रिपरेशन का। बताएंगे भी कैसे करना है, लेकिन दिस इज़ हाई टाइम जब आपको अपने तैयारी शुरू करनी है और अच्छे से करनी है। दूसरा, अगर मेंस के रिजल्ट के बाद अगर आप सोचोगे तैयारी करनी है तो पीछे रह सकते हो। क्यों? यूपीपीसीएस का ऐसा नहीं इंटरव्यू है, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, कई लोगों ने दिया भी होगा कि रिजल्ट आया तो डैब भरवाया तो महीने भर बाद, 2 महीने बाद शेड्यूल जारी हुआ, फिर आपके, ऐसा नहीं। 8-10 दिन में काम करवा लेते हैं, गेम हो जाता है, उनके इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं 4 दिन में, 10 दिन में सब शुरू हो जाता है, फॉर्म भरो, जमा करो, खत्म करो। तो यूपीपीसीएस घोड़े पे सवार रहता है मेंस के रिजल्ट आते ही। तो आपसे निवेदन है, यही समय है जब आपको तैयारी ठीक से शुरू करनी। तैयारी तो आपकी शुरू हो चुकी है प्रीलिम से, लेकिन जो तैयारी नहीं की है आपने, उस तैयारी को अभी शुरू करना है। कैसे करना है ये बात करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अभी अगला आपका जो प्रश्न है वो। इससे पहले बताएं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में अंतर क्या है। यूपीएससी के इंटरव्यू में डैफ भराया जाता है, डैफ 2 जिसको बोलते हैं, डैफ सेकेंड, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें आपके हॉबी से लेकर के, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से लेकर के, नौकरी की डिटेल से लेकर के, कहाँ रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ, पूरी कुंडली। शादी के लिए जो आप कुंडली देते होंगे, अभी देना शुरू किया, नहीं शुरू किया, उससे ज़्यादा बड़ी कुंडली हो, ठीक। आप लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रगतिशील लोग, नहीं देते होंगे, उम्मीद है पूरा मुझे, ठीक। तो वो पूरी कुंडली है आपकी। तो वो जो कुंडली है उसमें से वो अपने काम की चीज़ें निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, दे आर अवेयर अबाउट यू फॉर एवरीथिंग। दूसरा फायदा, यू आर अवेयर अबाउट प्रिपरेशन और जिस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा सकता है उसके बारे में। नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये है कि आपके बारे में उनको पता है सर्टेन चीज़ें, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू चला आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर, इंटरव्यू चला आपकी नौकरी पर, इंटरव्यू चला आपके डिस्ट्रिक्ट पर, तो बहुत स्टैटिक मुद्दों पर मामला खत्म हो गया। कुछ चीज़ें जो आपके व्यक्तित्व में डायनामिकली हो सकती, डायनामिक चीज़ें हैं, जो बहुत रोबस्ट और वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, उसका टेस्ट नहीं हो पाता है कभी कभी। डेफ का ये बड़ा नुकसान है, जो अधिकतर लोग सहमत हैं इस मुद्दे पर। कुछ पैनल वाले होते हैं जो नहीं पूछते हैं डेफ से ज़्यादा कुछ, या कुछ स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं, डेफ पे सवाल आने ही नहीं देते। पहला ही सवाल फिजिक्स पर था और मैंने पहले ही आंसर में कह दिया था, सॉरी सर, सब्जेक्ट पर कमांड कम हो गई है, नहीं पता। तो ये साहस अगर रख सकते हो तो नहीं चलेगा। यूपीपीसीएस में कोई डेफ नहीं है, ओपन एंडेड है सब कुछ। इसमें आपको चुनाव करना है, आप कितना बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली पूछ लिया है तो बताना ही पड़ेगा, पर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, इसके स्कोप बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में है। यानी यूपीपीसीएस में लुका छिपी का गेम अच्छा चलता है। मुझे वो घटना हमेशा याद आती है जब मित्र है हमारा
अभी डीएसपी में रैंक 1 है, तो आपके साथ करवाया भी था। तो उसका इंटरव्यू था लास्ट ईयर, मैं दिल्ली में ही था, 24 में उसका पीसीएस का इंटरव्यू था। तो उससे मैंने बोला कि भाई जेएनयू से हो मत बताना, अपनी आइडियोलॉजी जो है अपने पास रखना। भगवान जाने क्या हुआ, उसने कहा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन जेएनयू वाली बात शायद उसने बता दी। मयंक मिश्रा नाम है, उसको सिर्फ 40 या 42 नंबर मिले। ठीक, जीएस में बहुत अच्छे स्कोर, शानदार परफॉर्मेंस। उस लड़के को 1 नंबर और होता तो डिप्टी कलेक्टर होता है, सिर्फ 1 नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 मार्क्स, 1 मार्क, सिर्फ 1 मार्क्स। उसकी मार्कशीट देखो आप, मेरे चैनल पे पड़ी होगी। तो नहीं करना है। उसने कहा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, फिर भी आई हैड डाउट। उसके मॉक लिए थे, बहुत जेंटल पर्सनालिटी, लेकिन नहीं हो पाया। तो कहने, डीएसपी मिला फिर उसे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट प्ले करें तो छुपाना भी आना चाहिए। और बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, तो शायद बसेरे की 4 पार्ट में है, तो बसेरे से दूर वाले में शायद है कि गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, आज दुश्मन हो गया है छल रहित व्यवहार मेरा। छुपाना सीखो, दुनिया साधु समझेगी। महान व्यक्तित्व की निशानी ये नहीं है कि वो सच भी बताया जाए जो संकट में ही डाले हमेशा। सच का भी परिष्करण होना चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए। कई बार सत्य बहुत खतरनाक होता है। ठीक, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन छुपाना झूठ बोलना नहीं होता। बोलोगे ये क्या अनएथिकल बात कर रहा हूं, बट ऐसे ही जीतना है तो देख लो। तो पहला तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी का जो पहला चरण है उसमें 2 पार्ट, नो हाउ वाला पार्ट। जानो, आओ जाने। किसके बारे में जाने? 2 लोगों के बारे में, जिनकी जिनके बीच रिश्ता हो रहा है। एक तो इंटरव्यूअर, दूसरा इंटरव्यू ही। इंटरव्यू भी फिक्स है, इंटरव्यूअर भी फिक्स है। इंटरव्यूअर कौन होंगे? बोर्ड मेंबर्स और उनके साथ में लोग, उनके साथीगण। पहला जो काम मैंने हमेशा किया, लोक सेवा आयोग में, पब्लिक यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये हो पाता है, बाकी में नहीं हो पाता है। बाकी अगर आप आईबी का इंटरव्यू दो, बैंक का दो, या फिर सीजीएल वगैरह में इंटरव्यू होता था पहले। यहाँ समस्या क्या था कि इनके इंटरव्यू में पैनल का पता ही नहीं होता था, सामने जाने पे ही पता चलता था, जब फलाने बाद में निकलने पता चलता था। यहाँ पे अच्छा क्या है, संवैधानिक संस्था है, पहले से ही पता है कौन इंटरव्यू लेने वाला है। मान लो 4 मेंबर, जैसे अपने लिए 7 जन्मों का रिश्ता करने के लिए सब कुछ पता करते हो, उसकी मन की परतें उजाड़ के, उखाड़ के, देख करके सब 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 वेरीफाई करते हो, वैसे ही इंटरव्यूअर के बारे में सब कुछ जानो। अगर बहुत 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 इंट्रोवर्ट और लोकलाइज्ड और बहुत कम जाना पहचाना पर्सनालिटी नहीं है, तो उसके आर्टिकल्स, उसके यूट्यूब पे वीडियोज, उसके लास्ट ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स, बहुत कुछ पब्लिकली मिल जाता है। शुक्ला सर के बारे में यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल था। प्रीति सूदन के बारे में सेक्रेटरी थी, बहुत कुछ अवेलेबल था। दासा सर के बारे में अवेलेबल था। एक एक पैनल के बारे में, एक एक बोर्ड मेंबर के बारे में ठीक से मैंने अध्ययन किया था। यही काम यूपीपीसीएस के दौरान उनके मेंबर्स के बारे में किया था। यूट्यूब पे पब्लिकली बता रहा हूँ। इंटरव्यूअर ही सिर्फ स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट आप भी हो सकते हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगली जनरेशन हमेशा ज़्यादा स्मार्ट होती है, और ये बहुत लोग करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो। तो जितने बोर्ड मेंबर हैं, एक काम मैं कर दूंगा आपके लिए, लेकिन बेहतर होगा आप ये काम खुद भी करो। हम सेशन में कर लेंगे एक एक मेंबर के बारे में, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि बहुत अनौपचारिक बातचीत होगी, लेकिन कर देंगे। ठीक, तो पहला चरण है नो हाउ का। किसके बारे में? इंटरव्यूअर के बारे में, एक एक मेंबर के बारे में, उसके व्यक्तित्व का, उसकी आइडियोलॉजी का 360 डिग्री एनालिसिस। और जवाब इसका क्यों है? बात वही जो पिया मन भावे। जो जवाब है तथ्यात्मक, उसका आप तथ्यात्मक जवाब देंगे,
लेकिन जो जवाब, जो सवाल वेग है या जिसके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं है, जो परसेप्शन पर डिपेंड करता है, जो आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, जो व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, जो व्यवहार पर डिपेंड करता है, उसका जवाब बात वही जो पिया मन भावे। कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला व्यक्ति होगा तो उससे बात आप लेफ्टिस्ट की करोगे, लाल सलाम कॉमरेड, तो खत्म हो गया तुम्हारा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में तो तुम लोग जानते ही होगे, 4 बुराइयां 4 अच्छाइयां। पहली बातचीत में होता ही होगा, चलो अपने बारे में 4 बातें बताओ, 4 अच्छाई बताओ। ये सब तो बहुत बार हुआ होगा। अच्छा तुमने मुझे क्यों पसंद किया ये बताओ, वो सब ठीक है। पर व्यक्तित्व के बारे में, जो व्यक्तित्व के ट्रेट्स, उन ट्रेट्स में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि सवाल इस पे पूछ सकते हैं, आप अपने बारे में बताएं तो आप अपने बारे में उतना ही बताएं जिस पे आप सवाल पूछवाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर सवाल बने आपके बारे में तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। मैं चेकलिस्ट आपको दूंगा, एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे काम करूंगा। यह मामला अब इंडिविजुअल कैटरिंग का आता है। अभी तक कैसे था, कलेक्टिव सबके साथ पढ़ते थे, अब एक एक के साथ हर किसी का व्यक्तित्व अलग है। कुछ इतने इंट्रोवर्ट लड़के होंगे, लड़कियां होंगी कि वो शायद पब्लिकली बात भी ना कर पाएँ, सवाल भी ना पूछ पाएँ, तो उनके साथ शायद अलग से मीटिंग करनी पड़े, शायद अलग से गूगल मीट रखना पड़े, करेंगे। लेकिन जो मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी है, लिख भी लेना कहीं। एक तो जहाँ तुम पैदा हुए उस ज्योग्राफी के बारे में, नंबर 1। आपका जो नाम है, नामकरण, पैदा होने से लेकर के वहीं से क्रोनोलॉजी शुरुआत करो। जहाँ पैदा हुए ज्योग्राफी, कहाँ रहते हो, बुंदेलखंड में रहते हो, बुंदेलखंड में कहाँ, चित्रकूट में रहते हो, चित्रकूट के बारे में पता होना चाहिए, बुंदेलखंड के बारे में पता होना चाहिए। आपके गांव का या आपके शहर के नाम, जैसे मैं जिस शहर में था उस पर सवाल बना, तो गांव का नाम, शहर का नाम, इस पे भी सवाल बन सकता है। आपका जो नाम है उस पर भी सवाल बन सकता है, बहुत सारा, इट्स बट ऑब्वियस बन सकता है। अगर आप सर्विस में हैं, जॉब में हैं, तो एक बहुत स्वाभाविक सवाल पूछा जाता है, मुझसे हमेशा पूछा गया, तो वो आप कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन के बारे में आप पे सवाल बनेगा। और अगला, यूपीपीसीएस की जो कुछ चुनिंदा पोस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक अवेयरनेस, जैसे डीसीपी डीएसपी में क्या अंतर है, एसीपी में क्या अंतर है, कमिश्नरेट सिस्टम और पहले के सिस्टम में क्या अंतर। अगर आपने डीएसपी पहले नंबर पर रखा तो डीएसपी ही क्यों पहले नंबर पर। आपका जो कल्चर है, जैसे मान लो कोई बोहरा कम्युनिटी से, या कोई मान लो कोई एक ऐसे समुदाय से आता है जो चर्चा में है किसी कारण से, हालांकि कास्ट को लेकर के सवाल नहीं पूछा जाता, ना के बराबर पूछा जाता है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की कास्ट पर सवाल हो, पर कल्चर के बारे में सवाल बनता है। आप थारू समाज से मान लो, बनेगा सवाल, उसमें कोई कास्ट का एंगल नहीं। आप ऐसे समाज से हैं जो इसका पेशा कुछ बहुत यूनिक, हथकरघा है, हस्तशिल्प है, कोई बुनकर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई जुलाहा है, सवाल इज वेरी ऑब्वियस। फिर आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके रेपुटेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में, इस समय जो कुछ भी डेवलपमेंट्स उस पर हो रहेंगे उसके बारे में, इन सब पे बात होगी। फिर करंट अफेयर का अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंटरव्यूअर, उसके बाद ऑफ अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक ऐसा मामला है जिस पे सवाल आता है शाश्वत है। एजुकेशन में करंट अफेयर एक अस्थाई विषय वस्तु है, उस पर सवाल पूछा ही जाएगा। लेकिन कौन सा करंट अफेयर, किस टाइप का करंट अफेयर, करंट लगने से कुत्ते की मौत, या बाढ़ में 2 मवेशी बहे इस पर, हिंदी अखबार का रायता चाटना बंद करो, मत करो, ठीक है। करंट अफेयर को सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करो। आपका जो मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से आप डिवाइड कीजिए। GS2 है
तो GS2 में अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं भरी गई और हंगामा हो गया बीच में कहीं, सवाल बनेगा। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फॉर जो भी एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 143 के तहत इस पे कुछ भेजा है और उसी बीच में आ गया फैसला और अखबारों ने कवर किया। इंटरव्यूअर के साथ प्रॉब्लम क्या है, 1-2 दिन इंटरव्यू लेने के बाद उनके पास क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं लीक। और डेफ होता नहीं यूपीपीसीएस में कि क्वेश्चन नए बना देंगे आपके डेफ पे। यूपीपीसीएस के इंटरव्यूअर की सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन के पूल बचते हैं, तो जो टोकन नंबर मिलता है यूपीपीसीएस में उस पर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मेरा टोकन नंबर था 307, उससे पूछा ये आईपीसी की किस, उस समय आईपीसी खत्म नहीं हुआ था, आईपीसी लास्ट ईयर भी आया ना, वो रिप्लेस किया। तो बोला आईपीसी के सेक्शन में क्या लिखा है, आता था, बता दिया, उनको लगा बड़ा काबिल है, भाई चिल्लर सा सवाल था, ठीक है। तो टोकन जैसे मिला था ध्यान में आ गया था इसमें सवाल पूछा जाए, क्योंकि बदमाश तो हुई। यूपीएससी की तरह नहीं है कि आप घुसे एक गेट से निकल रहे हैं उधर से और आपका मुकाबला नहीं होगा इंटरव्यूअर के साथ। यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं है, हो जाता है मुकाबला, क्योंकि गैलरी है। आते जाते हुए कई बार तो गैलरी के उधर गेट पे आप बैठे रहते हैं, चाय पीते रहे, चाय बड़ी बढ़िया पिलाते हैं वो लोग, चाय बिस्किट चलता रहता है, अखबार बहुत सारे रखे रहते हैं, तो आपकी मुलाकात हो ही जाती। और मेरे जैसे आदमी तो पूछ ही लेगा ना कि भाई निकल रहे, बताओ, अच्छा बताओ किस पे, पहला सवाल क्या था, बताया टोकन पे था जो मिला है। अच्छा, तो माइंड मेकअप हो जाएगा, कर सकते हो, लेकिन वो तब कर सकते हो जब तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसे नहीं कर सकते हो कि तुम परेशान हो, नर्वस हो, वैसा नहीं, मस्ती के भाव से पूछने का, मजे लेने का, ठीक। आत्मविश्वास लवरेज रहे, उनको लगना चाहिए कि जो आया है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जीवन में अगली बार इससे मुलाकात नहीं होगी, इसको भरपूर पुरस्कार देना है। और जब एक बार इंटरव्यूअर ठान लेता है कि आपको सेलेक्ट करना है या आपको अच्छी रैंक देना है, तो अपनी दामन से आपकी झोली भर देता है, ठीक। इंटरव्यू में मार्क्स प्रोपोर्शनेट नहीं होते, इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं या तो सिलेक्शन के या रिजेक्शन के। इफ दे विश टू रिजेक्ट यू, दे विल अवार्ड यू minimum marks somewhere at around 40. That may be conventional ceiling, but if they wish to see you at top ranks, they will award around 75, 70 plus. Like UPSC range would be 120 to 210. तो चयन हो आपका, ऐसी आभा प्रस्तुत करनी वहाँ पे, उसके लिए करंट अफेयर एक बड़ा हथियार। क्यों? क्योंकि 2 दिन में स्क्रिप्ट बाहर हो जाती है, ट्रांसक्रिप्ट, सवाल का पूल बचता नहीं है। बुंदेलखंड पे भी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेकर के जितने ज्योग्राफिकल रीजन है सब पे सवाल आ जाता है। क्या पूछेंगे ज्योग्राफिकल रीजन पे अलग से, सब तैयार करके जाओगे, वही जेनेरिक आंसर दोगे। तो फिर बचेगा कि भाई रोज अखबार में खबरें आती हैं, उस दिन की जो खबर होगी उस पर सवाल बनेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तमाम चीज़ें होंगी, प्रोसेस होगा, सभी अखबार रखे रहते हैं। बेटर है आप गो थ्रू हो जाओ सारे अखबारों से, और आपका मौका अगर बाद में है तो उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लो। मेरा इंटरव्यू टाइम आया था 5:30 बजे, 5 बजे लगभग, और आप सोचो कि कितनी थकान, कितना एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी जब उसको पता चले आपका नंबर अंतिम। फर्क नहीं पड़ा, सारे अखबार पढ़ लो। उसी दिन आया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन के उसका पार्टिसिपेशन का डेटा जो 42% हो गया था। और जैसे विमेन का क्वेश्चन आया, कहा जैसा कि सर आज के ही अखबार में है, उसको लगा होगा हाउ वेल ही कोरिलेटेड, करना ही पड़ेगा आपको। सारे अखबार पढ़ लेना उस दिन, आज से ही एक एक्सेल सीट बना लो या एक अपना जो भी नोट्स है वो बना लो, सिलेबस लिख लो सारे कॉपी पेस्ट करके। प्रेसिडेंट है तो जैसे ही कोई न्यूज़ प्रेसिडेंट के बारे में आती है मार्क कर लो, उस पर ध्यान रखो, नज़र रखो। प्रीलिम में भी फ़ायदा करेगा, मेंस में भी करेगा, इंटरव्यू में, तो उसके लिए कर ही रहे हो। सिलेबस के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ो। इंटरनेशनल रिलेशन पे जो अंकल सैम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बकवास के बारे में सवाल बनेगा, क्योंकि ये अंकल सैम की बकवास चलने वाली है लंबी, क्योंकि ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स है, ये महीना भर चलेगा। फिर होगा एक अर्ली हार्वेस्ट डील इंडिया और अमेरिका के साथ, जिसमें ट्रेड नेगोशिएशंस पे कुछ मुद्दों पे सहमति बन जाएगी। फिर अंकल सैम वापस ले लेंगे कुछ चीज़ें, फिर इंडिया भी थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा,
फिर एक कॉम्प्रहेंसिव डील के लिए बातचीत शुरू होगी, व्हाट्स गोइंग टू बी आइडियल सिनेरियो, और फिर साल के अंत तक इन द फॉल ऑफ 25 द फाइनल डील विल मे बी पॉसिबल. दिस इज व्हाट सीम्स एज ऑफ नाउ. तो आपके इंटरव्यू तक ये सदाबहार रहने वाला है. नज़र रखो, बस नज़र रखनी है. रोज रोज नामचा नहीं पढ़ना है, बॉल बाई बॉल कमेंट्री नहीं पढ़नी, जस्ट की पहना है. ऐसे ही इकोनॉमी पे और लिंक करो ट्रम्प के इस ब्लैकमेल टैक्स से, टैरिफ से इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा. फायदे भी तो हो सकते हैं. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. 90s में जब हमें रूस ने नहीं दिया अपना इंजन ताकि हम भारी उपग्रहों को लॉन्च कर सके, इट पेव्ड द वे फॉर GSLV एंड यू सीन एविडेंट ऑफ लॉन्चिंग निसार हमारे यहाँ से लॉन्च हुआ है, मार्क 2 से F-16. तो इसीलिए हो पाया क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. भारत को शर्मिंदा भी होना पड़ा, और जब GPS डेटा नहीं शेयर किया गया कारगिल वार में, तो हमने अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, IRNSS नाविक. तो ट्रंप अगर बकवास कर ही देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव होगी, और चीपर होगी, और स्केल ऑफ इकोनॉमी होगी, और मास प्रोडक्शन होगा, डाइवर्स मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ जो बुरी दिखाई देती है वो अंततः बुरी हो. तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक. लिंक ईच एंड एवरी टॉपिक विद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन अ फैशन की ये आपके सिलेबस से, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग से मैच भी करें. पर्याप्त चर्चा करेंगे इंटरव्यू के दृष्टिकोण से. करंट अफेयर की सेशंस होंगे प्रॉपर. अंत में साथ तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तक मज़े कर रहे थे आप लोग, करेंगे इस पे काम, शेड्यूल बनाएंगे. प्रीलिम में बहुत व्यस्त हूँ. एक एक प्रश्न पे फ्रेम करना, उसको रिव्यू करवाना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जानते ही हो कि फिर वो मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, ऑलरेडी इतना सेचुरेशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, भले गलत सही हो पर कर तो रहे हैं. तो सफ़र में भीड़ तो होगी. निदा फाजली की लाइन, अगर निकल सको तो चलो. तो भीड़ तो है, अपनी को राह तो बनानी, बना रहे हैं, बन के रहेगा. ठीक है, वही कॉन्फिडेंस 1 साल पहले था, वही अब भी. इट्स गोइंग टू हैपन, वही कर रहा हूँ. लेकिन आपके लिए समय सबसे पहले, जैसे मेंस के लिए 6 महीने में कुछ और नहीं किया, क्योंकि सबसे पहला हक आपका था. यू डिजर्व्ड, आपके साथ करना ही था. इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए डेडिकेटेड टाइम रहेगा, जब भी बुलाओगे चले आएंगे. फिर करंट अफेयर, अवेयरनेस और बाकी तमाम चीज़ों के साथ, बाद नहीं, साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कॉमन सेंस. दैट इज़ वेरी अनकॉमन. एक छोटा सा, अब दूसरों की कहानी सुनाने से अच्छा जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मेरा अपना भोगा हुआ यथार्थ बता रहा हूँ. HP सिंह का पैनल बोर्ड UPPCC इंटरव्यू में पहला ही सवाल उनका टोकन से था. उसके बाद जो सवाल शुरू हुआ वो शुरू हुआ कि, और उनका जो एग्जैक्ट टोन था वो बता रहा हूँ. 2 सवाल थे, उसको मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कॉमन सेंस वाई इट्स नेसेसरी. UPSC का भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ. आप मुझे एक बात बताएंगे कि मेरे प्लेट में एक ही पीस काजू कतली रखी हुई है. जब हमने इंटरव्यू लेना शुरू किया था तो 5 पीस आता था, 5 मेंबर हैं इसलिए. फिर 4 हो गया, 3 हो गया, आज 1 बचा है. अब दिक्कत इस बात की है कि समय, रिस्पांस टाइम कम होता है. UPPCS के रूम भी छोटे हैं इंटरव्यू के. आप बहुत ठीक से सबको देख भी नहीं पा रहे. कॉन्फिडेंस आपका कितना ज़्यादा हो, कॉमन सेंस नहीं होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको. मेरा जवाब था, अच्छा उन्होंने जो मुझे कहा कि जस्ट मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ आज सुबह से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है. तो मेरा जवाब था उनको कि सर, क्या मैं 2 ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूँ. कहा नहीं, 3 ऑप्शन ले लो तुम, मैं बोलूँगा सही होगा तो, गलत होगा तो.
पहला ऑप्शन जो ऑब्वियस दिमाग में लोगों के आ सकता है, काजू खत्म हो गया होगा, काजू कतली, वो मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि आयोग के पास इतना पैसा है, एक ही पीस क्यों लाएगा भाई, बेवकूफ़ है क्या वो देने वाला। दूसरा ऑप्शन मेरे ध्यान में आया, दूसरा ऑप्शन ये ध्यान में आया कि या तो काजू कतली बाकियों को चाहिए नहीं होगा, तो इसलिए नहीं दिया उसने, किसी एक को चाहिए होगा तो उसने कहा होगा मत लाया करो, बस एक आध ले आया करो। या हो सकता है कि काजू कतली खा ली हो बाकी लोगों ने, इसलिए एक पीस बचा। जब मैंने बोला कि सर हो सकता है पहले से खा लिया हो आप किसी मेंबर ने, इसलिए एक ही बचा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, किसी ने नहीं खाया, एक ही है। फिर दूसरा वाला ऑप्शन था कि सर हो सकता है कि आप लोगों ने अनिच्छा प्रकट की हो और काजू कतली नहीं पसंद होगा, आजकल मिठाई की वैसे भी कौन खाता है, हेल्दी हर कोई रहना चाहता है, मीठा नहीं खाना पसंद करते लोग। और एक्चुअली दूसरे वाले जवाब पर उन्होंने सहमति व्यक्त की, क्योंकि मैंने उनसे ऑप्शन पहले ही मांग लिया था, अच्छा लगा उनको। दूसरा सवाल जो कॉमन सेंस का था और कन्विक्शन का भी था, वो भी था कि मैं नाम भूल रहा हूँ, दिल्ली में एक बहुत दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें उस लड़की की मौत हो गई थी आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन। बात कर रहे थे निर्भया कांड की। अब उन्होंने कहा वो नाम नहीं याद आ रहा था, नाम नहीं याद आ रहा है उस लड़की का जो विक्टिम थी। क्यों भाई याद आ रहा है, ऐसे उन्होंने आपस में चर्चा की। अब मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कॉमन सेंस, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट होने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको कॉमन सेंस आए। मैंने उनको बोला, बाद में जब मैं बाहर आया, मेरे कुछ दोस्तों को फ़ोन किया जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा अचीव किया हुआ था सिविल सर्विसेज में, उन्होंने कहा तुम गए, ख़त्म हो गए, बोल देते निर्भया केस था। मैंने उनको कहा सॉरी सर, रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करना पनिशेबल ऑफेंस है, नहीं कर सकते, अगर मुझे पता भी होगा तो भी नहीं बता सकता। और उनका जवाब था, अरे भाई टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे एवरीवन इज अवेयर ऑफ द नेम, कई टीवी चैनल ने तो नाम उसकी मदर को बुलाया और नाम सबको पता है। मैंने कहा सर जिन्होंने ऐसा किया होगा दे मे बी फेसिंग लीगल इशूज, लेकिन एक सिविक सेंस वाले व्यक्ति के नाते, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के नाते मैं नहीं बता सकता सर, आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज या शेयर द नेम इफ आई एम अवेयर, इवन इफ आई एम अवेयर ऑफ दैट। और उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा अच्छा बुरा, जनरली नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है ना, उनके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो बोल देंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। हाँ, चेहरे से आप परख सकते हैं। जैसे मुझे यूपीएससी में एक बार बोला था कि लास्ट में कि वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बेटा, ऐसे कुछ एक महिला का वक्तव्य था जो मेंबर थी, चेयरपर्सन की बात नहीं कर। तो ऑल द बेस्ट बेटा जो वर्ड था वो काफ़ी था सुनने के लिए कि भाई शायद वो सेटिस्फाइड। बाद में लोगों ने कहा निर्भया नाम बता देना था, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने 2-2 बार 3-3 बार पूछने के बाद भी नहीं बताया, जो कन्विक्शन शो किया, जो डिटर्मिनेशन शो किया अपने नॉलेज का, अपने समझ का, उनको शायद अच्छा लगा एंड दे अवार्डेड मी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 70+। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपका, ये 2 उदाहरण मैंने आपको इंटरव्यूज के बताए अपनी, जो यूपीपीसीएस का रहा है, कि भाई यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में या किसी भी इंटरव्यू में अगर आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है और उस कॉमन सेंस और नॉलेज के साथ बड़ी कॉन्फिडेंस से आप अपना कन्विक्शन शो करते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कॉमन सेंस और कन्विक्शन डिस्प्यूट में नहीं बदलना चाहिए कि वो कह रहे हैं अरे भाई सबको पता है, अरे नहीं सर, वो इनफॉर्मल नहीं, डिस्प्यूट नहीं, विनम्रता से सॉरी सर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें आता भी है, तुम सही भी हो, और उनको गलत साबित करने के लिए अगर तुमने बदतमीजी के साथ बात किया तो सारा बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो आउट ऑफ वेरी फाइन बैलेंस कि कौन सी बात कहाँ, कैसे, कितनी कही जाती है, थोड़ा मॉडिफाई कर दो बरेलवी जी का शेर, ठीक। ऐसे नहीं कि तुमने ऐसे जग जीत लिया है, कोई नॉलेज है तुम्हें, तो डोंट बिहेव लाइक दैट। एक बहुत ही सभ्य, सामान्य, बहुत सामान्य रहने का बहुत अच्छा, बहुत सरल प्रश्न है, मन में गुदगुदाने का, अंदर हंसने का। बेवकूफ़ क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो आता है, लेकिन नहीं, अंदर से हंसने का, चेहरे पे एक सौम्य मुस्कुराहट तैरनी चाहिए, मृदुभाषी, आवाज़ थोड़ी
ज़्यादा हो ताकि उनको सुनाई पड़े। माइक तो होता नहीं वहाँ रील फैक्ट्री की तरह, लेकिन उस आवाज़ में एक उदात्त भाव, एक सबलाइम व्यक्तित्व झलकना चाहिए, अन्यथा आप अपना लाभ गंवा देंगे। बहुत सारे सेशन में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके, बहुत सारी प्रक्रियाओं को पालन करके, लेकिन जो अंतिम डायमेंशन है आज की चर्चा का, वो है कि हम आपके लिए क्या करेंगे। इसका जवाब है 3 चीज़ें। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी क्षमता निर्माण। मछली देने से अच्छा मछली का पकड़ने का हुनर सिखा दो, मछली मारना सिखा दो। आपका व्यक्तित्व सबसे अलग होगा, यूनिक होगा। आपका साइकी, आपका परवरिश अलग होगा, तो यू डिजर्व सेपरेट इंडिविजुअल गाइडेंस। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड लोग, अनलिमिटेड लोगों को तो गाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये कोई $1 बिलियन की तो इंस्टीट्यूट है नहीं, और ना ही मुझे कोई रील फैक्ट्री बनानी, करनी है हेल्प पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से। तो उसके लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही एक एक इंडिविजुअल को हम कैटर करेंगे। लेकिन उसके पहले ही कुछ स्टूडेंट जो मेरी नज़र में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, बहुत सारे लोगों को मैंने मेंस पढ़ाया, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मेंस दिया। कुछ स्टूडेंट एक 50 के आसपास मेरी नज़र में ऐसे हैं जो लगभग तय है 95%, 90% दे आर गोइंग टू अपियर इन इंटरव्यू। उनके साथ में अभी से काम शुरू कर दूंगा, वो चयन मेरा होगा। एक बार रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सभी को, सभी मतलब जो भी एडमेट्री के स्टूडेंट, सभी को इंडिविजुअली गाइड करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे। उनके मॉक टेस्ट बाद में लेंगे, मॉक टेस्ट पहले नहीं लेंगे। आपने ना कुछ तैयारी किया, ना आपने कुछ समझा, ना अपने व्यक्तित्व का विकास किया, ना आपने इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन किया, आपने मॉक दे दिया मुंह उठा करके। मेंस आता नहीं रिजल्ट, मॉक शुरू हो जाता है। क्या है मॉक? मॉक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, उसका एक्सप्रेशन, व्यक्तित्व। लेकिन वो तब है जब कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए ना। ऐसे टेस्ट के बारे में कहता था मेंस में, टेस्ट सीरीज बाद में शुरू किया ना। भाई रोज पहले पढ़ना है, फिर लाइव आंसर राइटिंग करनी है, फिर टेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है, फिर जाकर के टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन, प्रोसेस को फॉलो करो। कोई मॉक नहीं देगा अभी। इवन इंटरव्यू के लिए डेट आ जाएगी, अगर 8 दिन में 10 दिन में इंटरव्यू नहीं करवा लेगा तो उस समय तक भी धैर्य रखना है। मॉक देना है वंस यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, अदरवाइज फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग पहला चरण है इसमें जो हम आपके लिए करेंगे। दूसरा है रिसोर्स। रिसोर्स में कैसे है कि जैसे करंट अफेयर मेंस के लिए था, तो सिलेबस वाइज मेंस के सिलेबस के हिसाब से इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मेंस में सिलेबस है मान लो साइंस एंड टेक, अगर इंडिया के निसार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है तो एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंटरव्यूअर को फर्क नहीं पड़ता कि ICAR ने कौन से धान की फसल विकसित की, डजंट मैटर। आपके लिए होगा, मेंस प्रीलिम के लिए मैटर करता हो, लेकिन निसार उनके लिए मैटर करेगा। लेकिन निसार के बारे में ये नहीं पूछेंगे कौन से रॉकेट से भेजा है, बल्कि निसार का ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, निसार का रिसर्च पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, निसार के भारतीय साइंटिफिक डेवलपमेंट पे, स्पेस साइंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेस साइंस की जो ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया का शेयर 2% खाली, इंडिया किस तरीके से एक्सपैंड करेगा मार्केट में, इस पे सवाल बन सकता है। तो सिलेबस वाइज, बट इंटरव्यू के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा हम उस पर बात करेंगे। रिसोर्स देंगे आपको, सिलेबस, ये टॉपिक, इंटरव्यू में संभावित सवाल ये, इसका एक आइडियल ऑब्वियस आंसर ये, और उस पर बात करेंगे। कुछ ट्रांसक्रिप्ट लास्ट ईयर के, 10 साल पहले के नहीं, उन मेंबर्स के जो मेंबर अभी भी एग्जिस्टिंग मेंबर के द्वारा पूछे गए पुराने जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, यू कैन शेयर विद अस इफ यू हैव कंपाइलेशन रिसीव फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन शेयर विद अस so that we can process it
एंड मेक इट यूजफुल फॉर यू। तो रिसोर्स की बात आ गई। अंतिम चरण है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट शुरू होगा मेंस के रिजल्ट आने पर। उसके पहले आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। रिजल्ट जैसे आएगा आपकी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। जो भी मेरी नज़र में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग, वो लोग नहीं जिनकी व्यक्तिगत कुंठा, जिनकी व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन, भले वो किसी भी पद पर पहुंच गए, इतनी ज़्यादा है कि वो आपको बस हराने पे लग जाए। फोरम में गया था इंटरव्यू देने मॉक का, क्योंकि किसी ने कहा था अच्छा है। उनकी जो पागल औरत थी, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थी, आईएएस ऑफिसर, उसने मुझसे पूछा कहाँ से हो। मैंने कहा यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हो बताया। बोले यूपी में आजकल तो चल रहा है वो क्या नाम उनका, ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो लड़कियों ने, वो लेडी थी कुछ ज़्यादा ही फेमिनिस्ट हो गई थी। मैंने कहा हाँ मैडम, अब वो तो सब्जुडिस्ड मैटर है तो आई कांट कमेंट, लेकिन विमेन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉयटेशन, तो दैट इज नॉट फेयर। उसने कहा क्या सब्जुडिस्ड है, बोलो ना क्यों गुंडा है। मैंने कहा मैडम वो गुंडा है वो तो कोर्ट को तय करने दीजिए, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियन पॉलिटिक्स एंड रेसलिंग फेडरेशन। उस औरत ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था खार खाए बैठी थी यूपी से या उस पर्टिकुलर एरिया से। तो अंत में घर पहुंच करके मैंने ईमेल लिखा फोरम आईएएस को। हमने कहा ऐसे लोगों को मत लाया कीजिए, नुकसान कर देंगे बच्चों का, है ना। वो डिजर्व नहीं करती है पैनल में बैठने के लिए, गलती से हो गई होगी, नेस्टी विमेन। ठीक, तो ऐसे नॉनसेंस लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं करना है। मैं चलता रहता है। इंटरव्यू किसके साथ करना है? जो आपका बेस्ट निकलवाने की क्षमता रखे, आपको अनकंफर्टेबल ना होने दे। बिकॉज एवरी पैनल मेंबर, एवरी बोर्ड मोर और लेस इज वेरी कॉर्डियल, वेरी सपोर्टिव। वो आपको बहुत 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 अच्छा महसूस करवाते। आपको भले वो 40 नंबर दे, भले आपको यूपीएससी में 110 नंबर दे, 120 दे, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपको क्या उन्होंने कोई आपके प्रति उनके मन में, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर आंसर ऑफ दैट टाइम। आपकी पर्सनालिटी पे है। एज अ पर्सन कुछ प्रॉब्लम उनको आपसे नहीं है, एज अ पर्सनालिटी उनको दिक्कत हो सकती है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिट नहीं है। तो वो इंडिविजुअल मामला तो है ही नहीं ना, तो आपके साथ क्यों उनको उलझना है, क्यों आपको नकारात्मक फील कराएंगे। एक आध होते हैं मेंबर जो वहाँ पे पैनल में होते हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं बोर्ड के चेयरपर्सन को कुछ उलूल जुलूल सवाल पूछ करके, लेकिन वो भी आपको परेशान नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते। तो जहाँ पे भी आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज मॉडस ऑपरेंडी, बट आई एम श्योर कि जो विमेन थी उस पैनल में, मन तो था कैमरे के सामने ही उसे, पर ठीक है जाने दो। क्योंकि कैसे है ना कि नहीं होता है ना, अपना स्वभाव कैसे है ना कि नहीं होता, बट ठीक है जाने दो। हमने कहा रिकॉर्डिंग मुझे देंगे नहीं, मैं हड़का दूंगा तो इससे अच्छा है जाने दो। तो बट हंसता रहा मैं पूरे टाइम। तो कहने का अर्थ है कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत ही अच्छा। आपको घर पे जो सम्मान नहीं मिल पाया अपने बड़े बुजुर्गों से, उससे ज़्यादा सम्मान वहाँ मिलेगा। ठीक, तो आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, ये उद्देश्य है मॉक का। मॉक का उद्देश्य रील के काम आए या आपको अपनी कुंठा से परेशान करे, वो उद्देश्य नहीं। तो बेटर है कि इस तरीके से हम करेंगे। आई थिंक कि आई एम डन विथ ऑल डायमेंशंस दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू। नहीं यार, ये मेरा जोन नहीं है मयंक। रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट यूपीपीसीएस का कुछ ऐसा है भी नहीं। देख लो पिछले सालों में एवरेज कितने समय में आया, उसी हिसाब से अपन मन लगा सकते। ठीक, अगर उससे ज़्यादा समय ले रहा है तो होगा 10-15 दिन इधर उधर, बट मोस्टली उतना ही समय लगता है। ठीक है, 2-3 महीना शायद, एक बार देख लो। अब आप एक एक करके आप आराम से जो भी आपके मन में सवाल है, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें आप पूछिए, जो भी आपको लगता है कि बात करनी चाहिए। आई एम रेडी, समय है पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कीजिए। साक्षी गाइड कब से करेंगे, इसका जवाब है कि प्रीलिम में पॉलिटी का टेस्ट हो गया, लेक्चर्स हो गए,
अभी मुझे इकोनॉमी पढ़ाना है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना है। 1 हफ्ते मान लो, 8 दिन लगभग। एक बार इकोनॉमी ख़त्म हो जाए तो मैं बहुत रिलैक्स फील करूँगा। बट इकोनॉमी वाली क्लास देखना आप लोग भी, प्रीलिम में तो फ़ायदा करेगा ही, मेंस में तो फ़ायदा ऑफ कोर्स, मेंस में पूरा पढ़ाया ही आपको। लेकिन ये जो भी करंट डेवलपमेंट में उनसे बहुत कुछ रिलेटेड रहेगा, तो यू कैन रिलेट, यू कैन कोरिलेट। 1 हफ्ते 8-10 दिन पकड़ लो, अभी इमिडिएटली तो नहीं शुरू होगा, 8-10 दिन लग जाएंगे। थोड़ा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक। सर मतलब मेरे एक सजेशन है इसमें ऐसा, मतलब आप जनरलाइज दीजिए उसे, सब अपने पर्सनलाइज करके उसको आपके पास सबमिट कर देंगे, फिर आप उसमें देख के आप गाइड कर दीजिए, मतलब उसमें देख के आप ओवरव्यू दे दीजिएगा, फिर उस डायरेक्शन में सब जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सही रहेगा। एक फॉर्मेट, आपका सजेशन बहुत ही शानदार है। एक फॉर्मेट बनाता हूँ कि जैसे डैफ का फॉर्मेट होता है ना, ये एक अच्छा तरीका है। डैफ जैसा ही, मोस्टली यूपीएससी के डैफ जैसा एक फॉर्म बनाता हूँ, आप लोगों से डिटेल ले लेता हूँ, और डिटेल में जो कुछ भी डिटेल है उसके आधार पे आपको बोलता हूँ कि आप प्रिपरेशन कर लीजिए, और बाकी जो करंट अफेयर है, बाकी चीज़ें वो तो हम करवाएंगे। और फिर उन डिटेल पे जो भी आपके बारे में है, अगर वो पूछेंगे उसमें कहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए होगा तो फिर वो करूँगा आपका, ठीक है। ये सब बहुत ही शानदार सजेशन, यू कैन फॉलो इट। और सर मतलब जैसे अब पेपर तो हो गया, आरओ भी हो गया, ये सब भी हो गया सर, तो अब आगे क्या करना चाहिए? जैसे प्री तो आ ही रहा है यूपी पीसीएस का जो 12 अक्टूबर में, तो अगर जिन्हें फिर यूपीएससी भी देना है तो इस बार, तो उनको क्या मतलब आगे कैसे रोड मैप करना चाहिए उनको? इंटरव्यू के लिए 1 घंटे रोज़ बहुत पर्याप्त। एक दिन आप अपने ज्योग्राफी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, अगले दिन कुछ और। करंट अफेयर तो प्रीलिम के लिए भी काम आएगा, करंट अफेयर मेंस के लिए भी काम आएगा, करंट अफेयर इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए अलग से कुछ अतिरिक्त। इंटरव्यू आपका सिर्फ 1 घंटा रोज़ लेगा, और वो भी बहुत एंटरटेनमेंट का रहेगा, और वो भी जब शुरू करेंगे तब, तो उसके लिए तनाव मत लो। सो मस्ट गो ऑन, चलने दो जैसे चल रहा है, ठीक है। 1 घंटे रोज़ उसके लिए दे दो, और वो भी तब दो जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे मॉडस ब्रांडिंग। और सर मतलब एक बार जरा बस पेपर का और बता दीजिएगा अगर हो सके तो, मतलब एकदम जल्दी जल्दी 5 मिनट में। कौन सा पेपर? मतलब जो हुए हैं, मतलब उनका जनरल रिव्यू, जनरल व्यू आपका कि कैसा था, कि पेपर 1 जनरल हिंदी से लेके वो पेपर 6 तक। नहीं आंसू, तुम मुझे जानते हो, जिस तरीके से जब तक मैं बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करूँगा नहीं बोलूँगा, वो स्वभाव नहीं है ना, बोलूँगा ही नहीं। तुमको पता है कि पेपर से मैं गो थ्रू हुआ हूँ, तुमको ये भी पता है कि बहुत सारे जो अपने नोट्स थे, नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स से तो सभी कुछ आया है, क्योंकि भाई उसमें तो हर सिलेबस में बात की गई थी। जो बुकलेट था 50-60 क्वेश्चन का, उसमें से 50% क्वेश्चन है, उसको बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स पे तो बात ही नहीं की, तो अगर उस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं और भी तमाम चीज़ें हैं जिस पे बिजी हूँ। तो जब एक बार कंप्लीट एनालिसिस करूँगा, इसलिए नहीं कि वीडियो बनाने के लिए, इसलिए एनालिसिस करूँगा ताकि 2 महीने बाद जब प्रीलिम हो जाएगा तब मेंस पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। लास्ट ईयर जैसे प्रीलिम हुआ, अगले हफ्ते हमने मेंस शुरू कर दिया, तब जा करके हम बहुत अच्छे से कवर कर पाए। तो इस बार जैसे प्रीलिम होगा उसके 2 दिन बाद हम मेंस शुरू कर देंगे, 2 दिन बाद खाली। तो उसके लिए हमें इसी 2 महीने में अपने नोट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन में सुधार करना पड़ेगा, टीम में बहुत अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब हम पेपर की एनालिसिस करेंगे कि 2024 के मेंस में उसने क्या चेंज किए हैं, क्या पैटर्न अगले साल रहने वाला है। ये हमने जब फाउंडेशन बैच में किया था तब जाकर के आपकी इसमें रिसर्च हेल्प आया, क्वेश्चन फंसे सीधे सीधे। तो वो मेहनत करूँगा एक ही साथ, पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद ही फिर हम उस रिसर्च को अपने अगले जो नोट्स या प्रयास उसके लिए उपयोग करेंगे, और फिर उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। इसमें मेरा एक पर्सनलाइज क्वेश्चन था कि जैसे इस बार जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन थे जनरल पेपर में, वो मतलब एक ही क्वेश्चन पे, एक ही थीम पे उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ऐसे ही सेम, मतलब कंटेंट तो लिमिटेड है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है एक क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में। तो फिर उसमें जनरली लोगों ने रिपीटिशन ही किया है, कि मतलब पहले ही क्वेश्चन का या दूसरे ही क्वेश्चन का वो पेज भरे हैं, या तो फिर रिपीटिशन ये किया है। पहली बार नहीं है, 2021 का पेपर देखो, एटीट्यूड से 4-5 प्रश्न थे एथिक्स में, ये पहली बार नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। रेडी फॉर दैट। इसीलिए जब आपको इंट्रोडक्शन तैयार करवाता था मेंस में, कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, बार बार बोलता हूँ 3 टाइप का इंट्रो तैयार करो, 3 टाइप का इंट्रो तैयार करो, एक डेफिनेशन बेस्ड, एक डेटा बेस्ड, एक कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस बेस्ड। बच्चे को रट गया हो गया बात, क्यों कहता था? इसीलिए कि अगर एक ही टॉपिक पे 3 बार पूछ ले तो 3 तरीके से लिख सको, डाइवर्सिफाइड मैनर में। जाने दो आंसू, इस पे लंबा हो रहा है, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक इस पे अलग से सेशन कर लेंगे, ठीक है। है। वैसे अंतर ना हो। और कोई हाँ,
हेलो सर। सर ये पूछना था कि अभी क्योंकि अभी मैंने मेंस दिया था और अभी आरओ भी दिया हुआ है, तो उसका भी मेंस का प्रिपरेशन करना है और आपने बोला इंटरव्यू का भी साथ साथ करते चलना है और फिर 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री भी है। तो क्या ये यूपी पीसीएस मेंस का भी अभी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे या उसको अभी स्टॉप कर दे? सिर्फ आरओ मेंस और यूपी पीसीएस प्री और इंटरव्यू पे ध्यान दे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे मेंस हुआ तो ठीक है, बट कई क्वेश्चन मतलब ज्यादा मेरा पैराग्राफ फॉर्म में गया, मतलब पॉइंट वाइज मैं कम लिख पाई। तो मुझे लग रहा है कहीं मार्क्स पता नहीं कम हो या ज्यादा हो तो नेक्स्ट बार देना पड़े। तो उसके लिए अभी से मेंस का 1-2 घंटे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रीलिम बहुत अनप्रडिक्टेबल है, प्लीज़ प्रीलिम के लिए फोकस करो। इंटरव्यू के लिए जो काम करोगी उसमें करंट अफेयर आपके प्रीलिम में भी काम आएगा और थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा जो कि इंटरव्यू दे सकती हो। इसलिए मेंस नहीं पढ़ना है, जवाब इसका है अगले 2 महीने में। दूसरा सवाल जो आपका है कि आपने पैरा फॉर्म में लिखा है, जबकि मैं मना करता था कहाँ पे पैरा लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है बताता था आपको। उसके बावजूद भी अगर आपने लिख दिया है तो आप ये मत फोमो रखो कि पैरा में लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके आर्गुमेंट में दम है, कंटेंट में दम है, तो नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एकमात्र कोई तरीका नहीं होता, ठीक? तो उसके लिए फोमो मत रखो। हाँ, निश्चित तौर पे उससे तमाम उसके अपने नुकसान हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा। क्या पता तुम टॉपर निकल जाओ और फिर लोग उसी को फॉलो करना शुरू कर दें कॉपी ढूंढ करके, अरे भाई ऐसा क्या लिख दिया था इसने। तो वो मत रखो, तुमने अपना काम कर दिया, युद्ध जीत लिया ना। एक्चुअली जो इथिक्स का पेपर था, तो उसमें जो 12 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, वो काफी मतलब समझ में वहां आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उसमें पॉइंट वाइज लिखना ही मतलब पॉइंट ही नहीं बन रहे थे, तो पैराग्राफ में ही लिखना पड़ा। तो कुछ पेपर्स में तो लिखा पॉइंट वाइज, बट जहाँ ज्यादा पॉइंट थे नहीं तो 4-5 पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर पैराग्राफ में ही आना पड़ जाता है। मुझे नहीं पता भागीरथ प्लस की स्टूडेंट थी या नहीं थी, लेकिन अगर हमारे एथिक्स के आंसर देखेंगे तो हमने खुद पैरावाइज ही मोस्टली क्वेश्चंस में एथिक्स को आंसर किया है। क्योंकि एथिक्स बार बार कहता हूँ यूपी पीसीएस में केस स्टडी नहीं होती, एक ही होती है। इसकी वजह से पेपर लेंदी नहीं हो पाता है, तो उनके क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के नाते आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसलिए पैरा फॉर्म में छोटे छोटे शॉर्ट पैरा में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने एथिक्स को पैरा फॉर्म में लिखा है तो तुमने बहुत सही किया, राइट डायरेक्शन में काम किया है। उसका फोमो मत रखो। इंटरव्यू रिलेटेड बात हो तो बताओ, इसका तनाव मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट। पर ये आपने कहा कि भागीरथ प्लस के तो उसके स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मुझे मेंस के सिर्फ 10-15 दिन पहले ही इस ग्रुप का पता चला था। तो उस समय मैं देखी थी, बट उस समय आपने जो बुकलेट दिया था वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहले से जो नोट्स थे वही पढ़ पाई। इंटरव्यू के लिए थोड़ा ये पूछना था कि अभी से जैसे एक डायरी तो बना ली है कि किस कहाँ के हैं, कौन से जिला का है, बट कोई भी टॉपिक पे जैसे अगर करंट का कोई भी टॉपिक है तो उस पे अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, वो नहीं उतना आ रहा है। मतलब क्योंकि करंट सिर्फ पढ़ के वो टिक लगाने की आदत रह गई है ना, पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की आदत थोड़ी सी तो है ही नहीं, मतलब एक्चुअली। तो वो इस चीज को कैसे सुधारें? वो जिम्मेदारी मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं ले लेता हूँ ठेका, उसका तनाव मत लो। एनालिटिकल स्किल इसीलिए डेवलप होते होते होता है मेंस वगैरह में, इसलिए तरीका होना चाहिए। बट आपने मेंस दिया है तो आप में वो क्षमता ठीक ठाक है, वो करवा दूंगा मैं। अभी 1 हफ्ते बाद जब हम शुरू करेंगे। कहा कि इंटरव्यू आप प्रिपरेशन मेनली भागीरथ वाले अपने बच्चों का ही नहीं कराएंगे, नहीं तो नहीं, हम लोग आपने का क्या होगा? आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा है जो इंडिविजुअल सेशंस होंगे, यानी किसी एक स्टूडेंट के व्यक्तित्व को ठीक से समझना है, उससे बात करनी है, उसके मार्क्स लेने हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो अपने स्टूडेंट है भागीरथ प्लस के। उसके पीछे कारण है, लिमिटेशन है सभी चीज़ों की। लेकिन जो सेशंस होंगे, जैसे कि आर्गूमेंट कैसे डेवलप करें, जवाब कैसे दें, करंट अफेयर के टॉपिक्स को इंटरव्यू के टॉपिक्स से कैसे रिलेट करें। इंटरव्यू का कोई टॉपिक नहीं होता है सच, बट इंटरव्यू में अलग तरीके से आपको जवाब देना होता है। जैसे मैंने बताया कि मेंस में आप जवाब अलग तरीके से देंगे, प्रॉस कॉन्स बैलेंस्ड आंसर। मेंस इंटरव्यू में जवाब आपको ऐसा नहीं देना पड़ेगा, टॉपिक तो वही है। आपको कन्विक्शन, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन स्टैंड आपको ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि आप लड़ाई करने वाले हैं। आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। एनालिसिस होगा लेकिन उसमें कन्विक्शन होगा, उसमें आपका एक अपना जजमेंट होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उसके कहने के तरीके होंगे। तो वो तो सबके लिए ओपन रहेगा ना। इंटरव्यू की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबके लिए रहेगी, डजेंट मैटर कौन है। लेकिन इंडिविजुअल जो गाइडेंस है वो नहीं हो पाएगा सबके लिए, क्योंकि अंत में मेरे पास ले दे करके मान लो रोज मैं 2 घंटे दे रहा हूँ इंटरव्यू के लिए,
या मेरे कुछ साथ के लोग 2 घंटे दे रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है सबके लिए। तो उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारा जो ये वीक एरिया तुम बता रही हो, ये वीक एरिया नहीं है, डेवलप हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ट्रांसक्रिप्ट देखो, और आधे घंटे भी दे दोगे बहुत है। बाकी जब सेशंस होंगे, 2-3 सेशन के बाद तुमको लगेगा हाँ आई कैन फ्रेम एनीथिंग ऑन एनीवन, कुछ भी कर सकती हूँ, हो जाएगा। तनाव मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? तो थैंक यू यस, सर। यस। मुझे लगा कि ये ऐसे जो सेशन है वो आप बाद में प्राइवेट कर देंगे, तो उसके लिए ऐसे थैंक ऐसे यू। क्यों करूँगा भाई? अधिकतर लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। प्राइवेट खाली वो जो मॉक्स हैं और बाकी जो इंडिविजुअल गाइडेंस है वो प्राइवेट होगा। मजबूरी है ना वो, इसलिए नहीं कि उसमें कोई बहुत ऐसे महान ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से प्राइवेट करेंगे दुनिया को ना पता, ऐसा नहीं है। मजबूरी है ना? मेरे जैसे 4 लोग बैठे होते, रोज़ 2-2 घंटे दे पाते, तो फिर सबका करवा देते। लेकिन पॉसिबल नहीं ना ऐसे। सर लैंग्वेज का क्या रहेगा? जैसे जो मीडियम रहता है, इंटरव्यू का जो मीडियम रहता है, जैसे कि अगर आपकी भाषा में कहें तो हमें महारत नहीं है, ना इंग्लिश में महारत है ना हिंदी में। तो जैसे कि अगर कोई पर्सनल बात करेगा तो हम इंग्लिश में लड़खड़ा जाते हैं, अदरवाइज कोई टॉपिक पे बात करते हैं तो मतलब इट वाज इजी फॉर अस। लेकिन अगर कोई पर्सनल लेवल पे जाके कोई बात करेगा तो हमारा जो इंग्लिश है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। वहीं अगर हिंदी को लेके चलें तो हिंदी तो अपनी आम जो बोलचाल की भाषा है, तो उसमें तो हम जो जैसा बोलते हैं वैसा ही बोल सकते हैं। अदरवाइज हिंदी के लिए कुछ ऐसा है कि अगर वो लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं तो हमें भी बात करते समय कोई स्पेसिफिक टर्म ही यूज करना है, या कुछ ऐसा कुछ है, या क्या लैंग्वेज रखें इसका थोड़ा। इसका जवाब ऐसे है, यूपीपीसीएस तो पहले से इंटरव्यू का मीडियम पूछता नहीं, यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी में मेरा मीडियम हिंदी रहा इंटरव्यू का, ठीक। लेकिन साउथ इंडियन जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे जवाब जो सवाल किए वो अंग्रेजी में किए, इसलिए मैंने उनको जवाब अंग्रेजी में दिया। ऐसा इसलिए ताकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, ये नकारात्मक व्यू क्यों बनने दूं उनके दिमाग में, उनको हिंदी समझेगी भी नहीं ठीक से, इससे वो प्रभावित ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। एक तो ये मेरा दोस्त अभी शुभम, जो हम निबंधशाला मुकाबला वगैरह करते हैं, शुभम एक बहुत शानदार इंजीनियर MNIT से ग्रुप ए सर्विस में काम भी कर रहा है, अच्छी अंग्रेजी है, अंग्रेजी मीडियम भी रहा। फिर भी जो उनके इंटरव्यू का माध्यम था वो मैंने कहा था हिंदी भरना है। क्यों? असली और स्वाभाविक अभिव्यक्ति उस भाषा में हो पाती है जिसमें आप सपने देखते हैं, ठीक है? बहुत सहज होते हैं आप उसमें, इनो नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक। तो बेटर है कि हिंदी में बात करना। अगर किसी मेंबर ने अपना अंग्रेजी झाड़ ही दिया सिर्फ आपको थोड़ा परेशान करने के लिए, या कई बार स्वाभाविक तौर पे निकल आता है, कई बार पब्लिक प्लेस पे मतलब ऑफ कोर्स मीटिंग में या किसी से बात करते वक्त या किसी काम के दौरान अंग्रेजी निकल आता है, ज़रूरत होती है, वैसे स्वाभाविक निकल आता है स्टेटमेंट्स। इसका मतलब अंग्रेजी दिखावा नहीं, वो सहज। तो अगर वो ऐसा सवाल है जिसका जवाब अंग्रेजी में बेहतर होगा तो दे देना, तुम सहज हो ना तो दे देना, नहीं तो उत्तर प्रदेश में सभी लोग हिंदी वाले रहेंगे। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कस्तूरी रंगन जो अब नहीं रहे, जैसे किसी प्रख्यात विद्वान को साउथ से नहीं बुलाएगा, ठीक है? तनाव मतलब उत्तर प्रदेश PCS में हिंदी में मज़े से बात करना, बड़ी सहजता से। और जो लोग अपने आप को अंग्रेज समझते हैं वो अपने रिस्क पर जाएं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग, ठीक। क्योंकि तुम कितने अंग्रेज हो ये उन्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है? तो सहज रहो। एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मतलब शायद ये क्वेश्चन सबका ही हो सकता है कि जैसे कि अगर हम अपने रूम में बैठ के खुद से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आंसर भी हम बहुत शानदार अपने हिसाब से निकाल के बढ़िया दे रहे होते हैं, बट अगर आप जैसा कोई टीचर सामने बैठा हो वो सवाल करेगा तो वो जवाब भी फिर बहुत तब समझ ही नहीं आता कि क्या बोले हैं। रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नहीं ज़्यादा हो जाता है, सॉरी कम नहीं होता है। तो अब जैसे अभी तुमने रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाता है बोल दिया, जबकि कम हो जाता है बोल दिया, जबकि ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली में। तो क्या है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, कॉमन सेंस अच्छा है, प्रैक्टिस किया है, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। सवाल पूछा नहीं कि आपके दिमाग में उसके आंसर्स फ्रेम होने, उसके मेथड, उसके तरीके, वर्डिंग्स फ्रेम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे कोई सवाल अगर पूछे कि इजराइल और फ़लस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है, हमास के खिलाफ पहले था, अब तो फ़लस्तीन के खिलाफ हो गया, एक लिहाज से कहा जाए तो अरब के खिलाफ हो गया, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया। इंडिया जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट का समर्थन करता है,
किस तरह से सहज है इजराइल के साथ वर्ल्ड फोरम पे और नैतिक दृष्टिकोण से भी, खासकर तब जब इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स। वो पूछेगा भी नहीं कि जवाब तैयार है। क्यों? क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन के इतिहास पता है, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड पता है, करंट इवॉल्वमेंट पता है, जो इवॉल्विंग सिनेरियो है, इंडिया की एक्चुअल जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो पता है, और सामने इंटरव्यू है, ये गॉसिप का अड्डा नहीं, इंटरव्यू है, ये भी पता है। जवाब निकलेगा कि इंडिया हमेशा से फ़लस्तीन और इजराइल दो अलग अलग स्वतंत्र देशों का समर्थक रहा है, और इंडिया ने ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन राइट को हमेशा ऊपर रखा है। युद्ध में भी नैतिकता होती है, इंडिया दुनिया को बेहतर तरीके से सिखा सकता है। सर्वधर्म समभाव और सेकुलरिज्म को भी इंडिया समझता है। लेकिन सर, ये सब बताने का, जस्टिफाई करने का, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी न्याय और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है वहाँ पे, बल्कि या तो प्रतिशोध है या एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, हाइपोथेटिकल एक थ्रेट है, या तो फिर हिस्टोरिकल एनमिटी है, या फिर पॉलिटिसाइजेशन है। और ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं है किसी एक का पक्ष लेना। फिर आदर्श स्थिति हो सकती है कि हिंसा रुके, दोनों पक्ष बातचीत करें, और हर युद्ध के बाद बातचीत ही उसका समाधान होता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस भावना को समझना चाहिए तो हल मिलेगा। तो आपको अंत में इंडिया की स्टैंड को शुरुआत में बता देना है, करंट सिनेरियो शुरुआत में बता देना है, लेकिन इसका जो आदर्श हल है, जो होना चाहिए, जो इंडिया से एक्सपेक्टेड है, वो आपको बताना है कि भाई आदर्श हल ये है, जिसको कोई मान नहीं रहा है। तो आदर्श सिर्फ आदर्श रहता है, प्रैक्टिकलिटी में वो कहीं नहीं होता है। तो जब दो पक्षों के लिए, दो पार्टीज के लिए ये नहीं है जो लड़ रहे हैं, इंडिया के आइडियल का क्या? इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, और इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट और जो रियलिज्म है वो टकराते रहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑल टाइम रियलिज्म, सबसे ऊपर है। ठीक है? थैंक यू सर। अगर इंडिया को लगेगा ट्रंप का टैरिफ ज़्यादा महंगा है रूस के तेल से, तो इंडिया को ट्रंप की टैरिफ के साथ बातचीत करनी चाहिए। मतलब जवाब नहीं देना है, जवाब तो देना है हम सॉवरेन नेशन है, कोई हमें कैसे बुलिंग कर सकता है, हमें किसके साथ व्यापार करना है। लेकिन सच्चाई ये भी है सर कि हमारे पास लगभग $60 बिलियन का, 50-60 बिलियन डॉलर का सरप्लस, $129 बिलियन का ट्रेड हुआ है लास्ट ईयर अमेरिका और इंडिया के बीच, जिसमें इंडिया ने $90 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो इतना बड़ा सरप्लस हमारे साथ में है, इतना FDI आता है। तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसका फैसला आज करना है। रशियन ऑयल खरीदने से हमारी सॉवरेनिटी तो रहेगी, लेकिन वो सॉवरेनिटी बिना वायलेट किए हुए क्या कोई मिडिल ग्राउंड है? इस पे बातचीत, नेगोशिएशन हो सकता है अमेरिका के साथ, और ये पहली बार तो नहीं है सर। न्यूक्लियर डील तक हमने कर लिया, तो ये तो बहुत छोटा मामला है। और ट्रंप आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन अमेरिकन पीपल, अमेरिकन पॉलिसीज, इंडिया, उनके रिलेशंस तो हमेशा रहने वाले हैं। तो अमेरिका के साथ में रिश्ते नहीं खराब करने, बताना है। ठीक, और कोई? नमस्ते सर, मैं साक्षी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो साक्षी, मैं म्यूट करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है माइक में, इको से फिर वो आवाज़ रिपीट होती है। तो आप सवाल पूछें, मैं सुन रहा हूँ आप सबको। सर, मेरा ये है कि मैंने इस बारी मेंस दिया है, तो मेंस तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ठीक हुआ है। तो अभी से सर इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए क्या, जैसे मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, और न्यूज़पेपर से सर ओपिनियन डेवलप करना, सर वो अकेले नहीं हो पा रहा है। तो जैसे सर आप ऐसा कोई ग्रुप बना सकते हैं क्या, जहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अपने ओपिनियन डेवलप करें, एनालिटिकल स्किल डेवलप करें? सर यही क्वेश्चन था। ये सलाह बहुत अच्छा है, हमने जो सोचा था करने के लिए, उसके अलावा ये सवाल अच्छा, सलाह अच्छा है। बस डर लग रहा है कि प्रीलिम बहुत करीब है और मेंस दे चुके स्टूडेंट्स कहीं
प्रशासक खुद को समझ करके सिर्फ इंटरव्यू न खेलना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता ही है इंसान रेगुलेट नहीं करता खुद की भावनाओं को। तो ये ग्रुप तो बना दूंगा मैं, जो भी मेंस दे चुके हैं उनके लिए जो इंटरव्यू संभावित सर हैं ग्रुप बना दूंगा, डिस्कशन ग्रुप सर इसमें इनफैक्ट। हाँ बोलो आशु। सर इसमें एक सजेशन और है, जैसे कि आप जो हमें वो फॉर्मेट भेजेंगे उसके बाद जो हम सबमिट करेंगे उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से ग्रुप बनाइएगा कि मतलब लोगों का जैसे लेवल सबका अलग अलग होगा कि कुछ अलग लेवल पे होंगे, कुछ अलग लेवल पे होंगे, उसमें उसके हिसाब से फिर आप सेग्रीगेट करके ग्रुप बनाइएगा, मतलब बनाइएगा आप ही उसे, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति बनाएगा ग्रुप में से तो फिर वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है ग्रुप। पहली चीज़ तो ये यूपीएससी नहीं है कि ऑप्शनल के हिसाब से ग्रुप बनाया जाए। उत्तर प्रदेश से तो ऑप्शनल के हिसाब से तो ग्रुप ऐसा है नहीं, तो अलग अलग ग्रुप बनाना प्रैक्टिकल नहीं। एक तो ये ठीक। दूसरा, जो ग्रुप बनाएंगे पहले, अगर इंटरव्यू के मेंस के रिजल्ट के बाद अगर ग्रुप बनाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, 10-15 दिन में करवा लेगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी। बट टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, या जो मैं प्रयास करूँगा उसको एक जगह रखने के लिए, एक दूसरे से लोग बात कर सकें, इसके लिए रेगुलेटेड ग्रुप रहेगा कि भाई शाम को 1 ही घंटा वो ग्रुप खुलेगा, ठीक, 1 ही घंटा। उसी 1 घंटे में जिसको जो करना है, सरा मसरा बातचीत, वो कर ले। दूसरा, जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट, जैसे अभी आंसू ने बोला बुंदेलखंड के हो सकता है 20 स्टूडेंट म्यूट कर लो आप लोग, हो सकता है पूर्वांचल के 30 स्टूडेंट हो सकता है डीयू से पढ़े हुए 10 स्टूडेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर सर्विस में, हो सकता है वो यूपीपीसीएस में, या फिर किसी यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू, क्योंकि कई लोग यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू अच्छा रैंक नहीं आता है तो वो डिप्टी कलेक्टर सोचते हैं, या फिर किसी और सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में इंजीनियर हो सकते हैं, वो लोग ऐसे हों। तो जो मेरे पास उनका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कहेंगे, डीएफ बोलेंगे, डैफ नहीं बोलेंगे उसे, एप्लीकेशन थोड़ा ऐप में कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे पास आएगा उसके हिसाब से मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा कि भाई इन स्टूडेंट का ये बैकग्राउंड है। तो वो अगर चाहें तो आपस में कोई एक लिंक शेयर कर दे कि भाई पूर्वांचल वाले हमें 10 लोग हैं, जो पूर्वांचल से आ जाओ, बकर कर लेंगे। दे कैन टेक द इनिशिएटिव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज पर देयर सिमिलरिटीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं सेपरेट ग्रुप बनाऊं, फिर पता चलेगा मैं सेपरेट ग्रुप ही मैनेज कर रहा हूँ, फिर ग्रुप मैनेजर हो जाऊंगा, वो नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है साक्षी, ये इम्प्लीमेंट करेंगे एक बेहतर तरीके से, और आपका सलाह अच्छा ही है। बड़े तेजस्वी लोग हैं, बहुत ऐसे नए नए विचार आ रहे हैं, अच्छा है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही, लेकिन 1 घंटे बहुत है, 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ कुछ होगा नहीं, ठीक, नहीं तो फिर बंद करना पड़ जाएगा उसे। और कोई? Hi sir. So I'm not a part of this ecosystem. I'm working. भाई आवाज़ नहीं आ रही है राजीव, थोड़ा सा Oh, अगर आप स्पीकर मैनेज कर लें। Hi. I'm not a part of this ecosystem. I'm working. Or interview is something which I've given a lot of times, and since I manage a team, huge team kind of, so I've taken a lot of interviews. Just wanted to understand how different it will be from a corporate interview. राजीव जी यही सवाल था आपका एकमात्र? राजीव जी यही सवाल था एकमात्र आपका, और कोई सवाल है इसमें? No sir. ओके, ठीक। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अलग है कि कॉर्पोरेट के जो इंटरव्यूज होते हैं उससे ये इंटरव्यू कैसे अलग है। जो भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए होंगे, जैसे अभी कुछ लोग वर्किंग होंगे, उनको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी जो स्किल है उसकी, आपका जो बैकग्राउंड है उसकी, और आपके अचीवमेंट हैं जो आपके फील्ड में, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, आपके एक्सपीरियंस की ज़्यादा वैल्यू। वहाँ के इंटरव्यू, वहाँ के कामकाज ज़्यादा मतलब इनफॉर्मल है। इनफैक्ट नाम लेके एक दूसरे को बुलाना, उसमें कोई डिप्लोमेटिक, पहला तो अंतर ही हो गया, कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, जो है सो है। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में डिप्लोमेसी थोड़ी सी बीच में घुसती है, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है इंटरव्यू। फॉर्मल इन द सेंस, 1-2 परिचित हैं मेरे मित्र भी हैं जो यूएस में काम करते हैं गूगल में,
वहाँ के भी प्रमोशन और बाकी चीज़ों के इंटरव्यू दिन दिन भर चलते हैं, एक एक दिन चलते हैं, खाना पानी चलता रहता है, स्नैक्स चलते रहते हैं, कामकाज चलता रहता है, इंटरव्यू होता रहता है, उनका चलता ही रहता है। जैसा उन्होंने बताया, वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। यूपी पीसीएस या यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तब आप एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से, जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो नेशनल इंटरेस्ट को, या जो एक सिटीजन के वेलफेयर के लिए संवैधानिक लिहाज से काम करेगा, वो आप में दिखना चाहिए। फॉर्मल कन्वर्सेशन ज़्यादा होगा, डिप्लोमेटिक आंसर ज़्यादा होंगे, बैलेंस्ड आंसर ज़्यादा होंगे, एक्सट्रीमिज्म से बचा जाएगा, कारपोरेट के एक्सपीरियंस, स्किल और इनफॉर्मल से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और शायद आपको जो भी एग्जामिनर होगा, मतलब जो इंटरव्यूअर होगा, उसके जो साइकी है, जो वो सुनना चाहता है, कैसे उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं ताकि वो खुश होकर आपको नंबर दे, वो भी करना पड़ेगा। कारपोरेट में पता नहीं कितना ज़रूरी है कितना नहीं, लेकिन शायद वहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा मैटर करते होंगे। यहाँ पे बाकी तमाम फैक्ट के साथ साथ इंटरव्यूअर के माइंडसेट को आपको पिच करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बेसिक अंतर हो सकता है। बाकी पब्लिक में आप देखते ही हैं किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं, ब्यूरोक्रेट। अभी एक स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछा गया एमईए से कि सुना है कि भारतीय कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दी, और हमारी एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा, अच्छा तो आपने ऐसा सुना है, जहाँ तक तो सवाल उसमें और भी था कि भारत के सॉवरेन एक नेशन होने के नाते क्या स्टैंड है। तो जहाँ तक तेल खरीदने की बात है, फिर 2-3 लाइन और बोला, और फिर बोला जहाँ तक पर्टिकुलर तेल खरीदने की बात है, नहीं खरीदने की बात है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, और फिर किसी एक मुद्दे बोला आई हैव नो कमेंट। तो क्या है ना, बातें सारी कह दी, पर जो सवाल था उस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी जब इवॉल्विंग सिनारियो है, उस समय उस पर कमेंट करना उचित ही नहीं है। तो ऐसे ही हो सकता है कि वो पूछ लें कि भाई रूस और यूक्रेन में भारत का स्टैंड क्या है। तो भारत का स्टैंड ये भी तो हो सकता है कि भारत का इसमें कोई स्टैंड नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भारत का स्टैंड नहीं, भारत का स्टैंड ह्यूमैनिटी के लिए, भारत का स्टैंड पीस के लिए। लेकिन रूस का पक्ष लें या यूक्रेन का पक्ष लें, इजराइल का पक्ष लें या फलस्तीन का पक्ष लें, किसी का पक्ष ना लें, ये भी तो एक पक्ष हो सकता है। जरूरी है क्या हमेशा किसी के पीछे लाठी लेके खड़े होना? हम चीन रूस तो है नहीं, हम अमेरिका इजराइल भी नहीं। तो आंसर यहाँ पे थोड़ा इस लिहाज से वेरी करेंगे, ठीक। बाकी डिटेल में बातचीत करेंगे। आपके जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी आप, अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो थोड़ा कैसा अनुभव रहा है, वैसा भी आप कर सकते हैं। वी विल लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और कोई मित्र? और कोई, किसी के सवाल, कुछ सुझाव हो तो बता सकते हो, ताकि हम थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू कर पाएँ। जैसे आंसू ने बताया, साक्षी के अपने सुझाव थे। ट्रांसक्रिप्ट भेज देना आप लोग मुझे, स्पेशली पिछले 2 सालों के तो भेज ही देना, ठीक है। तो उसमें जो मेंबर सभी हैं उनका नहीं, आदित्य अभी इस आज के सेशन में उस पर क्या बात करें, सेपरेट रखेंगे इसको। मैसेज कर लेना सेपरेटली इस पे, दिस इज नॉट सेशन फॉर दैट, ठीक है। फिर सभी के सवाल हो गए? सर हाँ, हर वीक 5-10 ऐसे क्वेश्चन जो उस वीक के करंट अफेयर्स में काफी इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम लोग के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, वैसे 5-10 क्वेश्चन आप उस ग्रुप, अगर कोई ग्रुप बनाएंगे तो, या फिर अपना ये जनरल ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं कि हर सप्ताह के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप अपने अपने व्यू बना के रखे रहिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और जो सदाबहार टॉपिक है जिन पे सवाल पूछा ही जाएगा, चाहे इकोनॉमी के हो, चाहे आईआर के हो, चाहे सोसाइटी के हो, उन टॉपिक पे भी आपकी राय तो होनी ही चाहिए। तो कर लेंगे, सब करेंगे, वो उसका पार्ट एंड पार्सल रहेगा, ठीक है। वो साक्षी ने पूछा कि कहाँ भेजना है, तो मेरी आईडी पे, मैत्रेय वाली आईडी पे, उसको और भी टीम के लोग देखते हैं, बट अंत में उसको मैं देखता ही देखता हूँ, उस पर भेज देना, मुझे मिल जाएगा। किसी भी आईडी पे, और मैत्रेय वाली जो टीम की आईडी है उस पर भी, मेरी आईडी पे, किसी भी भेजो, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और कोई है स्टूडेंट जिसका कोई सवाल हो या कोई बातचीत? ठीक है, तो फिर शुरू करेंगे इसको हम व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। और इंटरव्यू
आपका अच्छा जाएगा, तनाव मत लो। इसलिए अच्छा जाएगा क्योंकि आप मेंस पास करोगे, तो मेंस पास करने का मतलब ही है कि आपके पास ज्ञान है, और आपने मेंस तो वैसे पास किया नहीं है बिना ज्ञान के। सिलेबस सारा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एनालिटिकल स्किल भी आ गई, बस थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू के लिए, थोड़े से बोलने की कला, किस तरीके से बोलना है वो, कितना बोलना है वो, और थोड़ी और एनालिसिस, थोड़ा कैसे स्टैंड लेना है, कैसे जवाब देना है, इन सभी चीज़ों पे हम करेंगे चर्चा। इसलिए मेंस के रिजल्ट के बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी से 8-10 दिनों में शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से। और इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक समझता है कि जिन चीज़ों ने मुझ जैसे लोगों की काफ़ी मदद की, या जो चीज़ें श्रेयस्कर मानी जाती हैं, प्रशंसनीय, कमेंडेबल मानी जाती हैं इंटरव्यू में, उन सभी तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपनाएंगे और इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे मेंस में बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा था ना, तुम मुझे प्रीलिम दो, मैं तुम्हें मेंस दूंगा, और आपने देखा कि बहुत मेहनत की गई, बहुत बेहतर किया गया। इंटरव्यू में उससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिस इज और बॉल गेम, ये अपना अपना फील्ड है, तो कर लेंगे यहाँ पे। घबराओ मत, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेंस पास कर लोगे, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर गलती से रह भी गया तो अगले साल एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह उभरोगे, अगले साल इंटरव्यू में काम आएगा। समय तो ज़्यादा देना नहीं, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, चाय टफरी पे बकैती करने से अच्छा है कुछ समय यहाँ डिवोट कर लेना। ठीक है, चलो ख्याल रखो, फिल्म की तैयारी करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, टेक केयर। ठीक है, शुभ रात्रि।